नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नेहा और बहुत स्वागत है आपका हमारे मधुमेह दिवस के खास कार्यक्रम में। दर्शकों, मीठी मीठी बातें करना और सुनना आखिर किसे पसंद नहीं होता। हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में मिठास बनी रहे, लेकिन ये मिठास तभी मज़ा देगी जब ये एक नियंत्रित मात्रा में होगी, न ज़्यादा न कम। तो आज हमारे मधुमेह दिवस के अवसर पर हमारे इस विषय पर हम इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ हैं जो कि मधुमेह के डॉक्टर अनिमेष चौधरी। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते नेहा मैडम। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डायबिटीज़ जो है वो लगातार हमारे देश में पैर पसारता जा रहा है और लगभग ऐसा माना जाता है कि 7 करोड़ से ज़्यादा जो है डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये डायबिटीज़ है क्या और इसका मूल कारण क्या है? बहुत ही सही चीज़ है पूछे आपने नेहा जी। डायबिटीज़ के मामले में भारत जो है विश्व की डायबिटीज़ राजधानी मानी गई है और चूंकि हमारा खान पान और जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम डायबिटीज़ के लिए बाकी लोगों के तुलना में ज़्यादा प्रोन है। डायबिटीज़ की जब शुरुआत हुई तो अधिकतर लोगों ने माना कि शुगर का बढ़ना ही डायबिटीज़ है, पर ऐसा नहीं है। शुगर का बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही। जब हमारे बॉडी में जो शुगर बढ़ता है उसको बॉडी जब यूज़ नहीं कर पाती तब डायबिटीज़ आप बोल सकती हैं, क्योंकि वही मात्रा में खाना आप भी खा रही हैं, वही मात्रा में खाना एक डायबिटीज का पेशेंट भी खा रहा है, पर उसकी शुगर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बॉडी शुगर यूज़ नहीं कर पा रही है। तो अब हमारा ट्रीटमेंट के जो प्लान है काफ़ी चेंज हो चुके हैं समय के साथ साथ, और अब हम मेनली जो रूट कॉज है, जो जड़ है डायबिटीज की, उस पर असर करना चालू किए हैं। तो 2 कारण मेन होते हैं डायबिटीज़ के। एक होता है जेनेटिक, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ जो हम देखते हैं कि माता पिता को डायबिटीज है तो बच्चों को डायबिटीज होता है। हाँ, वो टाइप 2 डायबिटीज होता है जो आपको यूजुअली 30 साल के बाद दिखता है। और एक होता है जो जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण बनता है, जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, जो छोटे बच्चों में आता है 10 से 12 साल में और कभी कभी 18 से 20 साल में। ये 2 मुख्य प्रकार हैं डायबिटीज के। जी, अक्सर ये भी देखा गया है कि जब पता चलता है कि डायबिटीज़ है किसी को, तो उसका किन्हीं लोगों में इसका वज़न बढ़ता है और कुछ लोगों में वज़न जो है अचानक से घटने लगता है। इसके पीछे कोई मुख्य कारण है? जी बिल्कुल। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज में बच्चों का वजन कम होता है और टाइप 2 डायबिटीज में लोगों का वजन बढ़ता है। जी। कारण यही है, जैसे मैंने बोला कि डायबिटीज में बॉडी शुगर को यूज़ नहीं कर पाती। तो इंसुलिन हार्मोन जो हर कोई जानता है आज की डेट में, तो इंसुलिन हार्मोन मेन हार्मोन होता है जो शुगर को यूज करवाता है बॉडी में, कोशिकाओं के अंदर ढकेलता है। जी। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होता है उसमें बॉडी जो है इंसुलिन हार्मोन बना ही नहीं पाती। और टाइप 2 डायबिटीज में कई बार ऐसा होता है कि बॉडी इंसुलिन हार्मोन बना तो रही है पर कोशिकाओं में उसका रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, तो वह अपना एक्शन नहीं कर पा रहा है। तो कई गुना ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन हार्मोन बनाना पड़ता है बॉडी को टाइप 2 डायबिटीज़ में। और इंसुलिन हार्मोन थोड़ा हमारे शरीर का वेट बढ़ाता है। तो जिस शरीर में इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है उनका वजन कम होगा, टाइप 1 डायबिटीज मेनली। और जिनमें इंसुलिन हार्मोन आवश्यकता से अधिक बन रहा है पर उपयोग नहीं आ पा रहा है, उनका वजन बढ़ता जाएगा। कई केस में टाइप 2 डायबिटीज। कभी कभी टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि क्योंकि पैंक्रियाज को बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन हार्मोन बनाना पड़ रहा है, तो एक समय बाद वो फेल हो जाता है और इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो सडन वेट लॉस होता है, जिससे हमको समझ में आता है कि अब इस व्यक्ति को इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा। जी जी डॉक्टर साहब, जैसा आप इंसुलिन के बारे में बात कर रहे हैं और जैसा कि अभी ये पढ़ने में आया है कि इस साल जो है मेरे ख्याल से इंसुलिन को के जो शोध हुआ उसको 100 साल शायद पूरे हो चुके हैं, लेकिन भ्रांतियाँ इसे लेकर अभी भी हैं, मतलब लोगों में डर है इसे लेकर अभी भी। क्या कहना चाहेंगे? इंसुलिन की खोज मानवता की एक बहुत महत्वपूर्ण खोज में एक थी। 1921 में इंसुलिन की खोज हुई थी और अभी 100 साल इस साल पूरे हुए हैं। इंसुलिन को लेकर जो मुख्य भ्रांतियां हैं हमारे देश में, सबसे पहली भ्रांति जो मैं कहना चाहूँगा कि इंसुलिन एक बार लगाए तो आदत पड़ जाएगी। कोई भी हम बोलते हैं आप इंसुलिन लीजिए तो सर आदत पड़ जाएगी। तो लोगों को यह बात समझना है कि आदत और ज़रूरत, इन दोनों के बीच एक महीन रेखा होती है। तो आपको इंसुलिन कोई डॉक्टर क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है, वरना क्यों इंसुलिन लेने के लिए बोलेगा? तो जैसे मैंने इससे पहले बताया भी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं पाता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, तब आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। और टाइप 1 के जो मरीज होते हैं, जो बच्चे, उनका पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं पाएगा, तो उनको कोई भी गोलियां काम नहीं करेगी, आपको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। यह बात समझिए कि इंसुलिन अगर आपको लग रही है तो वह ज़रूरत है, आदत नहीं पड़ने वाली। कभी कभी कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कि कोई मरीज बहुत बीमार पड़ गया, हमने कोविड में देखा, आपका शुगर अचानक से बहुत बढ़ गया, आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, या आपकी कोई मेजर सर्जरी प्लान है, तो उस दौरान आपका शुगर तुरंत कम करने के लिए भी हम इंसुलिन का उपयोग करते हैं। और समय के साथ जैसे ही वह मेजर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, हम आपको वापस टेबलेट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इंसुलिन कई केसेस में आपको लॉन्ग टाइम जाता है और कई केसेस में सिर्फ कुछ समय के लिए इंसुलिन लगता है, ज़िंदगी भर के लिए नहीं जाता है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि इंसुलिन जो होता है
ना केवल शुगर कम करता है, कई बार वो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, घाव भरने में हेल्प करता है, इसलिए कई बार सर्जरी के समय हम इंसुलिन प्रीफर करते हैं। जी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बार इंसुलिन लग गया किसी व्यक्ति को तो वो हमेशा रहेगा। क्या ये बीच में छोड़ा भी जा सकता है या इसको हटाया जा सकता है? इंसुलिन से भी हटते हैं मरीज? बिल्कुल बिल्कुल हटते हैं। ऐसे केसेस जिनको शॉर्ट टाइम के लिए इंसुलिन दिया गया है, जैसे कि कोविड में सर्जरी के लिए, वह तो 5 दिन या 10 दिन बाद ही इंसुलिन से हट जाते हैं। जी। और ऐसे मरीज जिनको किसी और कारणों से कुछ महीनों के लिए इंसुलिन दिया गया है, जैसे आप मुंह से खाना नहीं खा पा रहे हैं और कैंसर के मरीज हैं, तो उनका 2 से 3 महीने में इंसुलिन हट जाता है। और कई लोगों का पैंक्रियाज वापस रिवाइव होता है और कुछ समय बाद हम वापस उनको टैबलेट में डाल सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, एक जेस्टेशनल डायबिटीज़, गर्भकालीन डायबिटीज़, ये आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। ये एक्चुअली में क्या चीज़ है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज़ की जो समस्या होती है बहुत खतरनाक हो सकती है और बहुत कॉमन है। दोनों चीज़ समझिए। क्या हो रहा है कि चूंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती जा रही है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो रही है, और समय के साथ साथ जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो कभी 40 से 50 साल में होता था, अब वो 25 से 30 साल में आने लग गया है। तो इसमें क्या होता है कि कई महिलाएं जो पहले से डायबिटीज़ हैं उनको प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़ रहता है, और कई महिलाएं ऐसा होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब 8 हफ्ते के बाद उनको डायबिटीज़ डायग्नोस होता है। तो जिनको पहले से डायबिटीज़ है उन महिलाओं को स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अगर गर्भावस्था के दौरान शुगर की मात्रा बढ़ी होती है तो इससे बच्चे को कई समस्याएं आ सकती है। सबसे पहली समस्या होती है बच्चा बड़ा होता है और डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा हृदय संबंधी समस्याएं और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं बच्चों को आ सकती है, सिर्फ आपका शुगर बढ़ा हुआ है इसलिए। तो आपको शुगर कंट्रोल करना है, क्योंकि शुगर कंट्रोल करने से इन समस्याओं की संभावना कई गुना कम हो जाती है। अगर आपको शुरू से डायबिटीज़ है तो आपका डॉक्टर आपका शुगर कंट्रोल करेगा, और अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ हुआ है तो इसमें 50 से 60% चांस रहता है कि गर्भावस्था खत्म होने के बाद डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। तो इसमें भी आपको शुगर कंट्रोल करना है। मुख्य दिक्कत ये आती है कि डायबिटीज़ अगर गर्भावस्था के दौरान हुई है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको इंसुलिन ही दिया जाएगा, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसी दवाई होती है जो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती, मतलब माँ से बच्चे में नहीं जाएगी, क्योंकि डायबिटीज माँ को हुआ है, बच्चे को नहीं हुआ है। एक बहुत इसी में एक बहुत अहम भी ये प्रश्न निकल कर आ रहा है कि यदि गर्भावस्था के दौरान हो रहा है तो क्या बच्चा भी डायबिटिक ही होगा या आगे चल के उसको इससे संबंधित कोई समस्या हो सकती है, जैसा कि आपने अभी? जी, बच्चा डायबिटीज होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बहुत ही कम चांस होते हैं कि बच्चा डायबिटीज होगा, पर यदि मदर पहले से डायबिटीज है तो अनुवांशिक डायबिटीज बच्चे को होने की संभावना है। पर मदर अगर डायबिटीज है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो बच्चे को डायबिटीज मदर कारण नहीं होगा। शुगर कंट्रोल करने से उसको जो साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया वेट बढ़ा हो सकता है, हृदय संबंधी या मस्तिष्क संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, वो भी नहीं होंगी। और ट्रीटमेंट में मेनली इसमें आपको इंसुलिन देना पड़ता है। तो यदि आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं इंसुलिन लेने के लिए तो आप परेशान मत होइए। यह इंसुलिन आपको सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही चलेगा, जैसे आपकी डिलीवरी हो जाएगी आप वापस टैबलेट में आ जाएंगे। जी, इंसुलिन लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जो मतलब जैसे भ्रांतियाँ इस वजह से भी है, डर इस वजह से भी होता है कि कभी जनरली पेट में लगाया जाता है या पेनफुल होता है। आजकल इसके कुछ नए नए इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जो कि पेनलेस होते हैं, ऐसा कुछ है? जी जी बिल्कुल। पहले जो इंसुलिन लगाया जाता था तो उसकी जो नीडल्स होती थी मोटी होती थी, दर्द होता था। अब जो नीडल्स आई हैं वो पेनलेस होती हैं, वो इतनी बारीक होती हैं कि आपको महसूस नहीं होगा। हम यह बोलते हैं कि यदि आपको इंसुलिन लगाने पे दर्द महसूस हुआ तो वह समय है कि आप अपनी नीडल चेंज कीजिए, पहली चीज़। इसके अलावा पहले हम जब इंसुलिन लगाते थे तो हमको चमड़ी को उठाना पड़ता था क्योंकि नीडल्स थोड़ी बड़ी होती थी। अब आप बिना चमड़ी उठाए डायरेक्ट इंसुलिन लगा सकते हैं। तो पेट में इसलिए लगाया जाता था क्योंकि पेट को आप ऐसे चमड़ी उठाना पड़ता था, तो एक हाथ आपको उसमें बिजी हो जाता था। पर अब आप पेट के अलावा अपनी थाई पे, हाथों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको चमड़ी नहीं उठाना, आप डायरेक्ट इंसुलिन लगा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पहले जो इंसुलिन आते थे शॉर्ट एक्टिंग होते थे, मतलब आप हर बार खाना खाने से पहले आपको इंसुलिन लगाना पड़ता था। अब समय के साथ, चूँकि 100 साल हो चुके हैं, इन 100 सालों में हमने इंसुलिन के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर चुकी है कि अब हम एक इंसुलिन लगाते हैं उसका असर 3 दिन तक रहता है। तो कई बार डॉक्टर मरीजों के हिसाब से इंसुलिन चूज करते हैं, पर आप एक इंसुलिन लगा के आप 3 दिन तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो अब इंसुलिन के पेन जो होते हैं, जो लगाने की संख्या है इंजेक्शन की, वो बहुत कम हो चुकी है, और इंसुलिन के साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो चुके हैं। ग्लूकोज कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस अब नए इंसुलिन के साथ बहुत कम है। जी, मतलब इससे काफ़ी हद तक मुझे लगता है दर्शकों में भी एक नई जानकारी जो है ये प्राप्त हो पाई है। डॉक्टर साहब, एक प्री डायबिटीज़ एक एज होती है, या इसे आप सही शब्दों में, आप मेरे शब्दों को करेक्ट करिएगा, कि कुछ ऐसे जो मरीज़ होते हैं जिनको डायबिटीज़ भी नहीं होती है जब चेक कराते हैं, लेकिन उनको होने का डर भी होता है, ये क्या चीज़ होती है? इसको किस तरीके से हम समझें? हमने चर्चा के शुरुआत में बहुत बात की थी कि डायबिटीज़ 2 तरीके से हो सकता है, या तो इंसुलिन नहीं बन रहा है या इंसुलिन बन रहा है पर वो एक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक कारण होता है इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर। और ये जो पॉल्यूशन है, ये जो हमारी लाइफ स्टाइल चेंज है, जो ओबेसिटी बढ़ रही है, फैट बढ़ रहा है, यह भी उस इन्फ्लामेशन में एक्शन मतलब कारगर साबित होता है और आपको डायबिटीज़ की ओर पुश करता है।
दूसरा होता है जेनेटिक, अगर आपके माता पिता को या आपके दादा दादी को डायबिटीज़ है तो आपको भी डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो इसमें जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है या जो मोटे लोग हैं तो उनको डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम बोलते हैं आप हर साल अपने कुछ जांचें शुगर की कराते रहिए, खाली पेट खाना खाने के बाद, और एक HbA1c होता है जो 3 महीने का एवरेज शुगर होता है। तो अगर आपका HbA1c 6 से 6.5 के आसपास है या आपका शुगर जो है अप्रॉक्सीमेटली 140 से 150 के बीच चल रहा है तो आप प्री डायबिटीज की रेंज में आ सकते हैं। इसकी परिभाषाएं अलग अलग हैं, पर मैं एक सामान्य परिभाषा बताना चाह रहा हूँ। इसमें आपको, अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं, अपनी एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से पीछे हटते हैं, मतलब आप एक्शन करते हैं, आप अपने जो भी एनर्जी यूज कर रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं उसको खर्च कर रहे हैं, जो भी एक्टिव होना हमेशा लाइफस्टाइल, जो भी खा रहे हैं अगर आप उसको प्रॉपर खर्च करते हैं और वेट कम करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और आपका डायबिटीज में जाने की दर कम हो जाएगी या रिवर्स हो जाएगी। या तो आप डायबिटीज की तरफ नहीं जाएंगे या फिर अगर आप 1 साल में जाने वाले हैं तो अगले 5 साल में जाएंगे। जी जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत PCOS महिलाओं में ये समस्या बहुत देखने को मिल रही है, बहुत कॉमन होती जा रही है। क्या इस वजह से भी आगे चलकर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल। जो PCOS जो है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, यह यंग फीमेल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। इसका भी एक कारण हम मान रहे हैं कि लाइफस्टाइल ही है और साथ में पॉल्यूशन भी है। कुछ एस्ट्रोजन तथ्य होते हैं जो प्लास्टिक और सब में हो रहा है, उसके कारण भी शायद महिलाओं में ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा मान रहे हैं। तो ये सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब बहुत सारी बीमारियों का इकट्ठा होना। तो इसमें एक तो होता है महिलाओं को पीरियड्स की दिक्कत होती है, दूसरा उनको मोटापा आता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो मोटापा आना और इंसुलिन रेजिस्टेंस यह भविष्य में उनको डायबिटीज करा सकता है। तो इसके इलाज में भी हम जो दवाई देते हैं वो दवाई कहीं ना कहीं डायबिटीज में भी यूज होती है। तो संयोग मानिए कि इसके इलाज में एक दवाई होती है यूज जो हम कर रहे हैं वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करने में भी हेल्प होती है। तो उससे दोनों क्षेत्रों में फायदा होता है। ऐसे महिलाएं अगर अपना वजन कम कर ले तो उनको दोनों तरीकों से फायदा होता है। PCOS में भी फायदा होगा, भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना भी कम हो जाएगी। मतलब कि आपका कहने का ये हुआ कि जो वजन है, जो वेट है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो मेंटेन कर पाते तो कहीं ना कहीं हम आगे जो है डायबिटीज़ की समस्या से हम बच सकते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। वजन कम करना ना केवल आपको डायबिटीज से बचाएगा, आपको ब्लड प्रेशर से बचाएगा और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो ओबेसिटी के कारण होती है उनसे आपको बचाएगा। जी जी। सर, जनरली जो मधुमेह के जो मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, उनमें डायबिटिक फूड एक समस्या पाई जाती है, जैसे जलन होना या अन्य समस्याएं। इस पे प्रकाश डालिए कृपया। जी। डायबिटीज़ का इलाज हमको क्यों चाहिए, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। क्योंकि शुगर आपका बढ़ा हुआ है, आप देखेंगे कई लोगों का शुगर 300 रहता है, 350 रहता है, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्यों इलाज करें। कई बार मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया में कि ये पहले 250-300 शुगर हो सकता था, लोगों ने, फार्मा इंडस्ट्रीज़ ने उसको 150 में कंट्रोल कर लिया है। ऐसा नहीं था। समय के साथ साथ हमने देखा कि जिनका शुगर 200 से ऊपर रहता है, लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में उनको कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनकी नसें सूखने लग जाती हैं और जो ब्लड वेसल्स हैं वो कमज़ोर होती हैं और यह धीरे धीरे आपकी जो नर्व्स हैं, नर्व्स एक्शन करना बंद कर देती हैं, आपको फीलिंग होना कम हो जाता है, आपको फीलिंग कम होती है और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो मजबूत नहीं रह पाती। तो फीलिंग कम होने के कारण क्या होता है, आप कभी ज़मीन पे चल रहे हैं तो आप कठोर सतह को महसूस नहीं कर पाते। आपको कोई कांटा चुभ गया तो वो कांटा चुभा रह जाएगा, आपको महसूस नहीं होगा, दर्द महसूस नहीं होगा। और एक छोटी सी चोट लंबे समय में सेप्सिस का रूप धर लेती है, जिसके कारण भविष्य में उस पैर को काटना पड़ जाता है। बोलते हैं डायबिटीज में कोई घाव लग गया तो वो ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको महसूस ही नहीं हुआ कि घाव लगा है। छोटे छोटे कंकड़ आपको चुभते रहेंगे, आप गर्म सतह पे चल जाएंगे, आपको गर्म सतह महसूस नहीं होगी, चमड़ी जल जाएगी। तो इसलिए डायबिटीज के मरीजों को हमेशा बोला जाता है कि अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें, रोज़ पैर धोएं, चप्पल की जगह आप जूते पहनिए, नॉर्मल जूते पहनिए, मोजा पहनते रहिए। तो डायबिटीज फूड वही था। डायबिटीज के कारण जितना कॉस्ट गवर्नमेंट को या लोगों को वहन करना पड़ता है, डायबिटिक फूड के कारण डबल कॉस्ट वहन करना पड़ता है। जी। लोगों को पैर कटने का प्रमुख कारण है डायबिटिक फूड। तो अगर आप डायबिटीज कंट्रोल में रखेंगे तो आपको ये नसों की दिक्कत नहीं आएगी और आपको डायबिटीज फूड होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। जी जी। सर, जैसे कि आपने बताया कि ये नसों की समस्याएं होती हैं, डायबिटीज़ को कहीं ना कहीं साइलेंट किलर भी कहा जाता है, तो क्या इन दोनों को हम एक साथ मिलाकर देख सकते हैं? जी जी। जो कारण डायबिटीज फूड का है वही कारण डायबिटीज के साइलेंट किलर होने का है। डायबिटीज को साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डायबिटीज में 2 प्रमुख दिक्कतें आती है। एक तो नर्व्स, जो तंत्रिकाएं होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, वो अपना एक्शन नहीं कर पाती, और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, वो अपना लचीलापन खो देती हैं। आप ऐसा समझिए कि जहाँ पे पानी बहना था, ब्लड एक पानी का रूप है, वहाँ पे अब चाशनी बह रही है। तो लगातार चाशनी बहने के कारण जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियाँ, उनका लचीलापन खत्म हो जाता है, तो वह समय से फटने लग जाती है। अगर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा तो फट जाएंगी। तो इसके कारण आपको हृदय की दिक्कतें आती है, आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। पर चूंकि नसें नर्व्स अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। तो ऐसे मरीजों को जब हार्ट अटैक आता है तो दर्द महसूस नहीं होता और वो हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं। कई बार लोग सोते रह जाते हैं, उनका हार्ट अटैक आता है, हृदय गति रुक जाती है। तो इसलिए डायबिटीज में साइलेंट हार्ट अटैक आता है और डायबिटीज को हम साइलेंट किलर बोलते हैं।
तो यदि अगर ऐसी कोई समस्या आती है या होने वाली हो तो इसको हम क्या पहले पहचान सकते हैं? क्या इसके बारे में कोई हम सजग हो सकते हैं इस परिस्थिति के लिए, या ये मुश्किल है? डायबिटीज के लिए सबसे आसान तरीका होता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप सीट बेल्ट लगाइए और एक्सीडेंट से बचिए। जी। तो डायबिटीज में आप शुगर कंट्रोल कीजिए और इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचिए, क्योंकि इन सब कॉम्प्लिकेशन को आप रिवर्स नहीं कर सकते जी। इनके बढ़ने की गति रोक सकते हैं। इसीलिए विश्व में जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं या जितनी भी हेल्थ संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, सब यह प्रमोट करती है कि आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल कीजिए। अगर आप शुगर लेवल कंट्रोल करेंगे तो ये नसों की दिक्कतें और ब्लड वाहिनियों की जो दिक्कत है, रक्त वाहिनियों की दिक्कत, ये आपको नहीं होंगी या बहुत कम मात्रा में होंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इनको होने से रोकिए। पर अगर हो जाता है तो आप अपना एनुअल हेल्थ चेकअप या हर 6 महीने अपना हेल्थ चेकअप कराइए, क्योंकि यह ब्लड वेसल्स जो बारीक हैं वो कहाँ नुकसान करती हैं? हार्ट को नुकसान करती हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, मस्तिष्क पे फट सकती हैं, आपको स्ट्रोक या लकवा मार सकता है, और किडनी को नुकसान होता है। यही 3 समस्याएं सबसे प्रमुख आप देखती हैं डायबिटीज के लोगों को। इसके अलावा आंखों में पतली रक्तवाहिनियां होती हैं जो आपको आंखों के नुकसान करती हैं। त्वचा पे पतली रक्तवाहिनियां और नसें होती हैं जिसके कारण आपको डायबिटिक फुट होता है और त्वचा पे महसूस होना बंद हो जाता है। यह 5 परेशानियां हैं जो डायबिटीज में आती हैं, कई सालों बाद, 10 से 15 सालों बाद आती हैं। अगर आपको 10 से 15 साल तक शुगर अनकंट्रोल है तो आप आज शुगर कंट्रोल करेंगे, भविष्य की इन प्रॉब्लम को आप रोक सकेंगे। सर, ये जो शुगर लेवल है, अगर लंबे समय तक डायबिटीज़ के जो मरीज़ लंबे समय तक बने होते हैं, तो क्या इनका एक लेवल होता है कि इतना स्तर का है और इससे ज़्यादा होता है तो खतरनाक होगा, या इतने स्तर में इतने साल हो गए हैं इसमें ही बना रहेगा तो भी नॉर्मल है इनके लिए? जैसे जैसे हम डायबिटीज़ के बारे में जानते जा रहे हैं, थोड़ी सी गाइडलाइंस चेंज हुई है। पहले यह माना जाता था कि, एक अंदाज बता रहा हूँ मैं, अलग अलग गाइडलाइंस अलग अलग बताती हैं, फिर भी मानिए कि 140 से नीचे अगर आपका शुगर हमेशा है तो आप सुरक्षित लाइन में हैं। पर उम्र के साथ हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो बुजुर्ग लोग हैं या जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनका एक स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल थोड़ा नुकसान कर सकता है, क्योंकि आप 140 नीचे हमेशा बनाए रखने के लिए कभी कभी उनका ग्लूकोज ज़्यादा कम हो जाता था। तो जो बुजुर्ग हैं, 70 साल 80 साल के लोग हैं, हम उनका शुगर 200 के आसपास रखते हैं, 180 से 200 के आसपास। जो यंग है 40 साल के नीचे, हम उनका शुगर 140 के आसपास रखते हैं। बाकी हम बोलते हैं 150 160, 40 से 60 साल के बीच के लोगों में। पर शुगर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है हमेशा। आप 1 महीना शुगर कंट्रोल किया और 1 महीना कंट्रोल नहीं किए तो ज़्यादा नुकसान करता है। तो आपको शुगर जो कंट्रोल करना है वो हमेशा कंट्रोल करना है। आप 150 के नीचे रखिए, पर कंटिन्यू रखिए, कभी भी दवाई छोड़िए मत। इसी का जो फायदा उठाते हैं बाकी लोग उठाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि हमारी दवाइयाँ खाइए आपको शुगर कंट्रोल हो जाएगा। कई लोग दवाइयाँ खाते हैं, 5-7 दिन शुगर कंट्रोल रहता है, फिर लोग दवाइयाँ खाना बंद कर देते हैं। तो उनको लगता है हमको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं, आप लगातार शुगर चेक करते रहिए, हर महीने, एटलीस्ट हर महीने, अगर हर हफ्ते नहीं कर पा रहे हैं तो डायबिटीज मरीजों को हर महीने अपना एक खाली पेट और एक खाना खाने के बाद का शुगर हर महीने चेक करना चाहिए। इस चीज़ में रेगुलरिटी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेंटेन करते रहें और रेगुलर इस चीज़ को मॉनिटरिंग करते रहें, तो आप अपने आप में भी बैलेंस कर पाएंगे कि हमारा शुगर लेवल कहाँ जा रहा है। ये तो तब की बात होगी डॉक्टर साहब जब हमको पता है कि हम शुगर पेशेंट हो चुके हैं और हमको मॉनिटरिंग करनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी होते हैं, जिनको पता नहीं होता है, कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं, और अचानक से जब टेस्ट कराते हैं तो काफ़ी 200-250 के पार भी चली जाती है, आंखों में धुंधलापन आ जाता है। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये विज्ञान का चमत्कार आप मानिए इस चीज़ को, कि पहले शुगर की जांच ही तब होती थी जब आपके पेशाब में चींटियां लगना चालू हो जाती थी, या आपको कोई डायबिटीज का आपको घाव भर नहीं रहता, तब डायबिटीज की पहचान होती थी बहुत पहले। पर जब से ग्लूकोमीटर हर घर में उपलब्ध हो गए हैं, तब से डायबिटीज़ के ऐसे मरीज बहुत कम संख्या में आते हैं। जब जो गांव के लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वैसे ही मरीज इस समय ऐसे आ रहे हैं। अदरवाइज किसी न किसी कारण से आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं, और हॉस्पिटल में यूजुअली हर बार आपका एक बार शुगर चेक होता है, तो मरीज अब काफ़ी अर्ली पता लगने लग गए हैं। तो अब हम मरीजों को 5 से 6 साल पहले पता लग पाते जब उनको ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हैं। और जैसा हमने शुरुआत में भी बोला कि आपका शुगर 300 है, 350 है, आपको कोई लक्षण नहीं रहेंगे। ये लक्षण तो आपको कई सालों बाद आएंगे, और अगर आप शुरुआत में शुगर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको ये लक्षण कभी नहीं आएंगे। भविष्य में जिनको लक्षण आ रहे हैं, जिनको आंखों को धुंधलापन आ गया, या आपको जिनको यूरिन में शुगर बहुत ज़्यादा लीक होने स्टार्ट हो गया है, तो एक्चुअली में वो कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज में आ रहे हैं। तो उनका शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ हमको फिर उनकी किडनी की जाँच है, हार्ट की जाँच है, हर साल करवाना है, क्योंकि भविष्य में उनको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये एक अपने आप में हमको सजग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ जो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि मुझे अभी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है और मैं डॉक्टर के पास से या अपने खान पान में नियंत्रण करके कुछ उसको कंट्रोल कर ली, लेकिन क्या हम इसको रेगुलर डॉक्टर के पास, एक बार अगर दवाई चालू हो गई तो क्या हम उसको हमेशा चालू रखें, या नहीं हम नेक्स्ट टाइम और देखेंगे, 1-2 महीने बाद और देखेंगे, फिर रेगुलर उसको चालू करेंगे? ये एक लोगों में जो है एक मान्यता होती है। बिल्कुल, भारत में एक बहुत मिथ है कि मेरा शुगर बढ़ा है तो मैं थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कर लूँगा, एक्सरसाइज चालू करूँगा, टहलना चालू करूँगा, अनुलोम विलोम और प्राणायाम चालू करूँगा, मेरा शुगर कंट्रोल आ जाएगा। जी।
शुगर हमारे भारतीयों में, खासकर भारतीयों में क्या होता है, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि अगर आपका शुगर फैमिली हिस्ट्री के साथ है और 250-300 के ऊपर है तो बहुत कम चांस है कि सिर्फ लाइफ स्टाइल से ये कंट्रोल होगा। और पर लाइफ स्टाइल में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जी जी। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट भारत में हम लोग जो प्लान करते हैं वो साइकिल के 2 पहिए होते हैं। पहला पहिया लाइफ स्टाइल चेंज, जो आपको करना ही है, आपको एक्सरसाइज बढ़ाना है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से दूर होना है, खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करना है, रोज़ सुबह एक्सरसाइज करना है, शाम को एक्सरसाइज करना है, जितना चल सके चलना है, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ दवाइयाँ। तो जैसे जैसे आप लाइफ स्टाइल चेंज करते जाएंगे उनका असर आने में समय लगता है, 6 महीने से 1 साल, तब तक आपकी दवाइयाँ ऊपर नीचे होती रहेंगी। इसके अलावा आपकी उम्र बढ़ती जाती है, अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण शुगर है तो रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होता है, तो उन कारणों से आपकी दवाइयाँ चेंज होती रहती है। तो आपको हर 3 महीने में और हर 6 महीने में डॉक्टर डिसाइड करते हैं फॉलोअप का टाइम, उसके हिसाब से आपका टाइम चेंज होगा और आपको डॉक्टर साथ बने रहना है। वो दवाई हमेशा चेंज नहीं करेगा, पर वो देखेगा कि आपकी दवाई कम या ज़्यादा करनी है। एक रेगुलर मॉनिटरिंग तो होती ही रहेगी। डॉक्टर साहब, ये तो सब जैसे आपने बताया है कि बहुत अहम जानकारियाँ क्या होती है या क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है कि अब डायबिटीज़ के मरीज़ हो गए हैं तो अब हमें क्या खाना है, या अब हमें सारी चीज़ें खानी छोड़ देनी है, मीठा खाना छोड़ देना, एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है लोगों में। इसको आप कैसे चिन्हित करेंगे कि हमें क्या क्या अपने फूड हैबिट्स रखनी है एक्चुअली में? मैं ये बोलना चाहूँगा कि डायबिटीज़ अभिशाप नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। डायबिटीज़ एक अनुशासन, आपको अनुशासन सिखाने के लिए आई बीमारी है कि आप जीवन में अनुशासन लाइए। ये अभिशाप नहीं है, आप पूरी जीवन जी सकते हैं। मैं किसी भी चीज़ के मना नहीं करता, मैं बोलता हूँ आप अनुशासित तरह के सब कुछ खा सकते हैं। आपको फ्रूट्स खाने हैं, आप फ्रूट्स खाइए, मौसमी फल आए मौसमी फल खाइए, पर जो भी आप खा रहे हैं उसको खर्च कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लिमिट में रह के खाइए। अगर आपको कोई मिठाई खाना है, यूजुअली हम मना करते हैं, पर दिवाली का मौसम है, त्योहारों का समय आ रहा है, अगर आपका मन है कि हम कुछ मिठाई खाना चाहते हैं, आप 1 पीस खाइए, दिन भर में कोई 1 पीस, लगातार नहीं। पर जब भी आप खा रहे थे एक्स्ट्रा, आप 5 से 6 राउंड एक्स्ट्रा, मतलब 500 कदम एक्स्ट्रा चलिए, उसको खर्च कीजिए। और साथ में जैसे आप चावल खाना चाहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ चावल ज़्यादा लोग खाते हैं, ये बहुत आप चावल खाइए। रोटी और चावल दोनों बराबर कैलोरी देता है, पर लिमिट में खाइए। रोटी भी खा रहे 2 रोटी खाइए, चावल खा रहे तो 1 कटोरी चावल खाइए। खा सब कुछ सकते हैं, अनुशासन में रह के खाना है। अमाउंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्या खा रहे हैं। लेकिन ये भी तो हो अक्सर कहा जाता है ना कि जैसे आप राइस ले रहे हैं, जैसे आपने कहा छत्तीसगढ़ में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, राइस है हुआ, आलू हुआ, तो इनको कब खाना है इसकी भी टाइमिंग होती होगी, रात में खाना है या सिर्फ मॉर्निंग आवर्स में ले सकते हैं, या कितने कितने समय के अंतराल में हम जो अपने फूड मील को हम डिवाइड करें? अलग अलग मरीजों में अलग अलग रहता है, मरीजों के हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ हम जो मिस करते हैं कभी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कि सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रैवलिंग जॉब वाला है, तो हम उसको एक कागज़ का टुकड़ा नहीं दे सकते कि आप इसी को फॉलो करो, वो नहीं कर पाएगा। जी। और इससे वो स्ट्रेसफुल होगा और स्ट्रेस के कारण डायबिटीज और बढ़ेगा। तो मैं सलाह देता हूँ कि आप जो भी खाओ खर्च करो, कि आप अगर उस कैलोरी को खर्च कर दोगे तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, खाने में जैसे आप चावल या रोटी जो भी खा रहे हो लिमिट में खाओ, और आप सलाद की मात्रा बढ़ाओ, फाइबर्स की मात्रा बढ़ाओ। कई लोग रात में ही मेन खाना खा पाते हैं, कई लोग दिन में ही मेन खाना खा पाते हैं। हम दवाइयाँ उसके हिसाब से चेंज करते हैं। तो मैं इस चीज़ के थोड़ा खिलाफ हूँ कि एक कागज़ का टुकड़ा हमने डाइट चार्ट के तौर पे दे दिया और बोला कि आप उसको फॉलो करो। हमेशा कोई भी चीज़ प्लान की जाना चाहिए मरीज के हिसाब से, उसकी लाइफ स्टाइल के हिसाब से। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अहम जानकारियाँ थी जो आपसे हमें प्राप्त हुई हैं हमारे इस आज के विशेष अंक में, मधुमेह जो दिवस हमारा मनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे कुछ संदेश चाहेंगे जो हमारे दर्शकों के लिए लाभप्रद हों। डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल डिसीज़ है, हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है, और अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा चेंज करके ना केवल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनसे हम बच सकते हैं। तो कोई भी अगर बीमारी हो गई है तो उसे घबराइए मत। मैंने कहा कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये बीमारी आपको अनुशासन सिखाने के लिए आई है, यह अभिशाप नहीं है। अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए और स्वस्थ रहिए। तो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका हमारे इस विशेष चर्चा में साथ देने के लिए। तो देखा दर्शकों आपने कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत ही अहम बातें आपको बताई हैं कि ये जो अभिशाप नहीं है, आप इससे बच सकते हैं, बशर्ते आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होगी, प्रॉपर ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का, और हेल्दी लाइफ जीनी होगी। और हम चाहते हैं कि इस मधुमेह उन्मूलन में आप सब हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें और आप सभी स्वस्थ रहें। और इस आज के विशेष अंक में बस इतना ही, और अगले अंक में हमारे नए विशेषज्ञ होंगे, नई चर्चाएं होंगी, नए विषय होंगे। तब तक लीजिए इजाज़त, नमस्कार।